ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अजीज़ तुलबा व तालिबात, मैं मोहम्मद मोइनुद्दीन, मददगार मौलिम उर्दू, सरकारी उर्दू हाई स्कूल सिरवार, ताल्लुक़ा मानवी, ज़िला रेचूर, आज के इस संवेदा ई क्लास में आप तमाम का मैं खैर मकदम करता हूँ। नाज़रीन, अजीज़ तुलबा व तालिबात, आज हम 9वीं जमात से ताल्लुक़ रखने वाली उर्दू की किताब नौबहार अदब से, जिसमें सबक है ड्रामा आजमाइश, जिसको लिखा है मोहम्मद मुजीब, जो मशहूर ड्रामा निगार है। मोहम्मद मुजीब का लिखा हुआ ड्रामा आजमाइश जो है आज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो अजीज़ तुलबा व तालिबात, नाज़रीन, सबक की इब्तिदा से क़ब्ल मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि अपने पास पेन और कापी ज़रूर जो है रखें, ताकि जो अहम नुकात है उसको हम दर्ज करते जाएं और बाद में अगर कोई डाउट है तो अपने उस्ताद की मदद से आप मालूम कर सकते हैं। तो आइए नाज़रीन, अजीज़ तुलबा व तालिबात, आज का सबक ड्रामा आजमाइश, जिसको लिखा है मशहूर ड्रामा निगार मोहम्मद मुजीब ने, उसका बाकायदा हम आगाज करते हैं। अजीज तुलबा व तालिबात, इस सबक के आगाज से क़ब्ल इस सबक में क्या बात बताई गई है, ये एक मुख्तसर वजाहत मैं करना जरूरी समझूंगा, ताकि मालूम हो सके कि ये ड्रामा किस पर मबनी है, यानी ये कहानी किस पर जो है लिखी गई है, किस अंदाज में लिखी गई है। तो अजीज तुलबा व तालिबात, मैं कहना चाहूंगा कि ये जो ड्रामा आजमाइश है, हम हिंदुस्तानियों पर आज़ादी से क़ब्ल, हमारा हिंदुस्तान आज़ाद होने से पहले हम हिंदुस्तानियों पर अंग्रेज किस तरह जुल्म सितम करते थे और किस तरह हमें तकलीफ पहुंचाते थे और हम किस तरह तकलीफ सहते हुए हमने अपनी आज़ादी को हासिल किया, इस बात को बताने की मोहम्मद मुजीब ने इस ड्रामे के जरिए भरपूर कोशिश की है। तो लिहाजा बिला ताखिर यहाँ पर मैं इस ड्रामे का आगाज करना चाहूँगा। ड्रामे के आगाज से क़ब्ल ड्रामा निगार मोहम्मद मुजीब का यहाँ पर मुख्तसर तारुफ, यानी उनका नाम, उनकी पैदाइश और उनके क्या क्या जो है खिदमात रहे हैं, यहाँ पर मुख्तसर जो है हम देख लेंगे। तो यहाँ पर मोहम्मद मुजीब 30 अक्टूबर 1902 ईस्वी को लखनऊ में पैदा हुए। अजीज तुलबा व तालिबात, ये बात मैं वाज़ेह करता चलूं कि जब कभी हम किसी शोरा को पढ़ते हैं, किसी अदीब को या फिर ड्रामा निगार को पढ़ते हैं, तो उनका तारीख़ी विलादत और तारीख़ पैदाइश और उसके साथ साथ वो उनके क्या क्या खिदमात रहे हैं, ये जो है जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि आगे कोई इम्तिहान में अगर ऐसे सवालात पूछे जाए तो उसका हम भरपूर जवाब दे सके। तो फिर एक मरतबा यहाँ पर जो है मैं दोहराना चाहूंगा, मोहम्मद मुजीब जो है वो 30 अक्टूबर 1902 ईस्वी को लखनऊ में पैदा होते हैं। इनके वालिद मोहम्मद नसीम एक मशहूर वकील थे। इस बात का भी यहाँ पर इस सबक के जरिए जिक्र किया जा रहा है कि मोहम्मद मुजीब के जो वालिद थे वो बहुत बड़े जो है कानूनदान थे, यानी बहुत बड़े वो वकील थे कहा जा रहा है। इन्होंने इब्तदाई तालीम लखनऊ के लोरेंटो कॉन्वेंट में हासिल की। इस बात का भी यहाँ पर जिक्र हो रहा है, मोहम्मद मुजीब की जो तालीम हुई वो लखनऊ में हुई। जिस स्कूल में जो है वो तालीम हासिल कर रहे हैं उस स्कूल का नाम है लोरेंटो कॉन्वेंट स्कूल कहा जा रहा है। इसके बाद देहरादून सीनियर कैम्ब्रिज का इम्तिहान पास किया। इस बात का भी जिक्र हो रहा है, यानी इब्तिदाई तालीम के बाद फिर उन्होंने कहां पर, देहरादून, जिसका नाम सीनियर कैम्ब्रिज का इम्तिहान पास किया जो है कहा जा रहा है। उसके बाद 1919 ईस्वी में मोहम्मद मुजीब ने
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बीए का इम्तिहान पास किया। यानी फिर आला तालीम जो है इन्होंने कहां से, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जो है वो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी मानी जाती है, वहां से वाबस्ता रहकर आपने बीए का इम्तिहान पास किया कहा जा रहा है। ये इम्तिहान पास किया। बर्लिन में इनकी मुलाकात डॉक्टर जाकिर हुसैन और डॉक्टर सैयद आबिद हुसैन से हुई। इस बात का भी यहाँ पर जिक्र हो रहा है, जिस वक्त वो वहां पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में थे, वहां पर यहाँ पर बहुत बड़े जो है वो अदीब जो है, जो कौन, दो हजरात डॉक्टर जाकिर हुसैन और डॉक्टर सैयद आबिद हुसैन, ये दो लोगों से उनकी जो है वहां पर मुलाकात होती कहा जा रहा है। डॉक्टर जाकिर हुसैन के साथ इन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया में काम करने का अहद किया। इस बात का भी जिक्र हो रहा है यहाँ पर कि भाई यहाँ पर दो लोगों से वो बहुत ज्यादा मुतासिर होते हैं, और इसके साथ साथ डॉक्टर जाकिर हुसैन के साथ इन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, बहुत बड़ी जो है वो जामिया है, उनके साथ रहकर काम करने का इन्होंने जो है इरादा किया। और उसी तरह फरवरी 1948 ईस्वी में वो जामिया मिल्लिया इस्लामिया के वाइस चांसलर भी मुकर्रर हुए। तो यहाँ पर नाजरीन, अजीज तलबा और तालिबात, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वाइस चांसलर का जो ओहदा होता है, बहुत बड़ा जो ओहदा होता है, वो पूरी यूनिवर्सिटी को संभालना वाइस चांसलर का जो है काम होता है। तो इस बड़े ओहदे पर भी मोहम्मद मुजीब फैज हो चुके हैं। ये हमारे लिए बहुत फख्र की बात है कि हमारे उर्दू के ड्रामा निगार इतने बड़े ओहदे पर रहकर काम कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत क्या है, फख्र की बात कही जा सकती है। तो मैं और एक मरतबा इसकी जो है वजाहत कर रहा हूँ कि भाई 1948 ईस्वी में वो जामिया मिल्लिया इस्लामिया, जो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी जो है मानी जाती है, इसके वाइस चांसलर जो है वो मुकर्रर किए जाते हैं। और इस अहदे पर 24 बरस तक, इस अहदे पर 24 बरस तक जो है फैज हुए। 1 2 नहीं, 2 4 नहीं, बल्कि 24 बरस तक जहां पर वो बहैसियत वाइस चांसलर अपनी खिदमात को जो है वो अंजाम जो है देते हैं। और इसी तरह 20 जनवरी 1985 ईस्वी को मोहम्मद मुजीब का इंतकाल दिल्ली में हुआ जाता है। मैं इससे पहले कहा था तुलबा तालिबात कि कोई भी शायर, अदीब या फिर जो है ड्रामा निगार कोई भी होते हैं, तो उनका तारीख विलादत और जो है तारीख क्या है, इंतकाल का जो है तारीख याद रखना जो है बहुत जरूरी है। तो इसी तरह यहाँ पर मोहम्मद मुजीब का जो इंतकाल हुआ है 1985 ईस्वी को जो है होता है। तकरीबन 24 साल तक जो है इस यूनिवर्सिटी में खिदमत अंजाम देने के बाद जो है वो उनका जो है 1985 ईस्वी में इंतकाल हुआ जाता है कहा जा रहा है। मोहम्मद मुजीब ने दिल्ली में रहकर तसनीफ व तालीफ का काम जारी रखा। तसनीफ व तालीफ किसे कहेंगे, यानी लिखना और लिखकर जो भी किताबें लिखते हैं, लिखकर लोगों तक जो है पहुंचाना, जो भी अदबी जो है सरगर्मियां होती हैं उसको लिखकर जो है लोगों तक पहुंचाना, ये जो है तसनीफ और तालीफ का काम जिसे कहेंगे। मोहम्मद मुजीब ने दिल्ली में रहकर, यानी दौरान जो दिल्ली के दौरान रहने के दौरान जो है मुकीम, जहां पर जो है दिल्ली में जो मुकीम थे, उस दौरान में उन्होंने यहाँ पर तसनीफ और तालीफ यानी किताबें लिखने और लिखकर जो है उसको इशात करके लोगों तक पहुंचाने का इन्होंने काम किया कह रहे हैं। उर्दू और अंग्रेजी में इनकी बहुत सी किताबें शाया हुई हैं। इस बात का भी जिक्र हो रहा है, न सिर्फ उर्दू से वाबस्ता थे मोहम्मद मुजीब, बल्कि अंग्रेजी भी बहुत अच्छी जानते थे। यही वजह है कि इन्होंने न सिर्फ उर्दू की किताबें लिखी, बल्कि अंग्रेजी की भी किताबें जो है बहुत सी वो लिखकर शाया करके और मंजर-ए-आम पर ला चुके हैं। इनकी किताबें बहुत सी अंग्रेजी में भी शाया हो चुकी हैं। मुजीब ने 8 ड्रामे लिखे हैं। याद रखिए, याद रखने की बात है अजीज तुलबा तालिबात, यहाँ पर मोहम्मद मुजीब ने 8 जो है ड्रामे लिखे हैं बल्कि कहा जा रहा है, जिनके नाम यहाँ पर आपको बताए जा रहे हैं। सबसे पहला जो है ड्रामा है वो खेती, दूसरा अंजाम, तीसरा खाना जंगी, चौथा हुबाए खातून, पांचवा हीरोइन की तलाश, छठा तलाश आजमाइश, और सातवां जो है दूसरी शाम और बच्चों के लिए एक ड्रामा जो है आओ ड्रामा करें जो है वो लिखे हैं। तो मजमूई तौर पर 8 ड्रामे जो है इन्होंने यहाँ पर जो है लिखे हैं, जिसको मैं और एक मरतबा जो है दोहराना मुनासिब समझूंगा। 8 ड्रामे में देखिए, जिसका नाम है खेती, दूसरा अंजाम, तीसरा खाना जंगी, चौथा हुबाए खातून, पांचवा हीरोइन की तलाश, छठा आजमाइश, सातवां और दूसरी शाम, और 8वां बच्चों के लिए एक ड्रामा आओ ड्रामा करे लिखा है इन्होंने।
तो मोहम्मद मुजीब ने दिल्ली में रहकर तसनीफ और तालीफ का काम जारी रखा। उर्दू और अंग्रेजी में इनकी बहुत सी किताबें शाया हो चुकी हैं। मुजीब ने 8 ड्रामे लिखे जिनके नाम ये है, जिसको अभी अभी हमने पढ़ा। तो यहां पर मोहम्मद मुजीब सादा और सलीस लिखते हैं। क्या माने हैं सादा सलीस लिखने के? सादा सलीस से मुराद ऐसी तहरीर या फिर ऐसा अंदाज जिसको कारी पढ़ने के बाद बासानी समझ सके, इसको सादा सलीस जो है कहा जाएगा। तो मोहम्मद मुजीब का लिखने का अंदाज कुछ इस तरह होता है कि भाई वो सादा सलीस लिखते हैं, यानी आम फहम अंदाज में लिखते हैं, ताकि पढ़ने वाले को जो है दिक्कत ना हो, मुश्किल पेश ना आए, आसानी से समझ में आ जाए, इसे कहते हैं। तो मोहम्मद मुजीब सादा सलीस लिखते थे। इनके मुकालमों में बोलचाल का फितरी अंदाज है, यानी जो भी जो है ड्रामा लिखते थे ऐसा महसूस होता है कि भाई कारी पढ़ नहीं रहा बल्कि क्या है वो खुद ड्रामाई अंदाज में जो है वो महसूस कर रहा है अपने आप को, ये अंदाज उनका हुआ करता था। वो मजमून की अदायगी निहायत ही आम फहम जबान में अदा करते हैं। इस बात का फिर जिक्र हो रहा है कि भाई जो भी मजमून वो लिखा करते थे वो आम फहम अंदाज में हुआ करता था, यानी जो भी खारी जो है पढ़ता था उसको बखूबी समझ सकता था, इतनी आसानी से वो इतनी आसान जुबान में लिखा करते थे, ये कहा जा रहा है। इनकी तहरीरों में इल्मी रंग पाया जाता है, इनकी तहरीरों में सादगी पाई जाती है। ये कहा जा रहा है कि भाई इनकी तहरीर जो होती थी, जो लिखावट जो होती थी, बिल्कुल जो है वो क्या है इल्मी रंग होता था, यानी इल्म अदब की बातें उनमें जो है वो शामिल करते थे। और इनकी तहरीरों में बिल्कुल सादगी होती थी, यानी बहुत ज्यादा मुश्किल अल्फाज वगैरह वो इस्तेमाल नहीं करते थे, सादा सलीस जुबान होती थी, बिल्कुल सादगी से वो लिखा करते थे। इस बात का यहाँ पर जिक्र हो रहा है। इसके बाद इनकी जो है इनके तहरीरों में इसके अलावा नफासत और जगह जगह पाई जाती है। तहरीर में शुगुफ्तगी, अरे बहुत अच्छे अंदाज में लिखते थे कहा जा रहा है। इसके अलावा इनकी किताबों का मुताला करने की दावत देती है, यानी जो भी जो है किताबें वो लिखते हैं कारी बिल्कुल जो है पढ़ने को ही चाहता है, बिल्कुल पढ़ने को चाहता है, बार बार जो है वो पढ़ना चाहता है। इतनी दिलचस्प अंदाज में जो है किताबें लिखते थे, पढ़ने वाले का जी चाहता था कि एक नहीं 2-4 मरतबा पढ़े, बल्कि बार बार पढ़ने को जो वो उनका दिल चाहता था। इस अंदाज से वो लिखा करते थे। इनकी तहरीर में इल्मी रंग पाया जाता है। तो मजीद और एक मरतबा यहाँ पर कहा जा रहा है कि भाई इनका जो लिखने का अंदाज है उसमें बिल्कुल जो है इल्मी रंग जो है पाया जाता है, बल्कि कहा जा रहा है। ड्रामा आजमाइश, तो यहाँ पर मुख्तसर जो है बात बताई जा रही है कि ड्रामा आजमाइश में क्या बात बताने की कोशिश की गई है। तो हम अब जो पढ़ रहे हैं हम जो है सबक हो, उसका नाम भी ड्रामा आजमाइश ही है। तो यहाँ पर मुख्तसर जो है कहा गया है कि भाई ड्रामा इसमें आजमाइश में क्या बात बताने की कोशिश की गई है। तो देखिए अजीज तुलबा तालिबात नाजरीन, ड्रामा आजमाइश निसाब में जो ड्रामा शामिल है वो ड्रामा आखिरी एक्ट है। तो आखिरी एक्ट यानी आखिरी जो है एक्शन का जो है ताल्लुक रखता है, कहा जा रहा है, जो 1857 ईस्वी के अलमनाक जो तारीखी वाकयात पर मबनी है। 1857 के जो तारीखी जो वाकयात हैं, यानी हमारे हिंदुस्तान की आजादी से कबल 1857 में अंग्रेजों ने जिस तरह हम हिंदुस्तानियों पर जुल्म सितम किया था, जो बर्बरियत इन्होंने किया था, उसको जो है क्या है एक आईने की तरह पेश करने की इन्होंने भरपूर कोशिश की है। तो आइए नाजरीन अजीज तुलबा और तालिबात, यहाँ पर बाकायदा इस ड्रामे का आगाज किया जाता है जिसको लिखा है मोहम्मद मुजीब ने। तो बिला ताखिर जो है हम उसको शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मुख्तलिफ जो है किरदार है, इस ड्रामे के मुख्तलिफ किरदार है। तो कौन कौन से किरदार है इंशाल्लाह यहाँ पर हम देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो किरदार है यहाँ पर राम सहाय मल। तो बहुत ही मरकज किरदार इसको जो है कहा जाएगा, क्योंकि राम सहाय मल और इसकी बीवी जो भागवती है, ये दो लोग बहुत जो है मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं इस ड्रामे में। तो यहाँ पर ड्रामा आजमाइश आखिरी एक्ट, राम सहाय मल के मकान में एक छोटा सा दालान है, इस बात का जिक्र हो रहा है। राम सहाय मल का जो है एक घर है, उसमें एक छोटा सा दालान, आमतौर पर हम दालान कहेंगे तो बच्चों को या फिर जो उर्दू नहीं जानते उनको जो है जल्दी जो है उसके माने मालूम नहीं होते। दालान के माने घर पे जो हॉल रहता है, बड़ा कमरा जो होता है, उसको हम दालान कहेंगे। एक छोटा सा दालान है, रात हो गई है, इस बात का मंजर भी यहाँ पर पेश किया जा रहा है। कौन से वक्त जो है ये
बताया जा रहा है सीन, यानी रात हो गई है और देवट पर एक दिया जल रहा है। दिया जलना यानी चिराग जलना। दिया जो है हिंदी लफ्ज है ये, और हिंदी में जो लफ्ज दिए को जो चिराग कहते हैं। अजीज तुलबा तालिबात, मैं आपका जहन इस तरफ मबजूल कराऊंगा कि जहां कहीं भी जो है हिंदी के अल्फाज आते हैं आप उसको नोट करते जाएं, ताकि मालूम हो सके कि ये लफ्ज हिंदी जुबान का है कि अरबी जुबान का है या फारसी या संस्कृत को जुबान का है, ताकि हमारे इल्म में और इजाफा हो सके। तो यहाँ पर दिया जो है जिसके माने चिराग के हैं, ये हिंदी का लफ्ज है। इस बात की मैं वजाहत करता चलूं। तो देवट पर एक दिया जल रहा है, राम साहब इसी रोशनी में खाना खा रहा है। तो मंजर कुछ इस तरह है कि भाई वो दालान में बैठा हुआ है और सामने चिराग जल रहा है और इसी चिराग की रोशनी में वो खाना खाता रहता है। ये कहा जा रहा है भागवती इसकी बीवी आंचल से मुंह बंद किए खड़ी है। तो ड्रामा कुछ इस तरह है कि उसकी जो बीवी जिसका नाम भागवती है वो उसके करीब ठहरी हुई होती है और जो है आंचल से यानी जो अपने जो है साड़ी का जो पल्लो होता है वो पल्लो से जो है कपड़े से अपना जो है वो चेहरा छुपाकर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रोने लगती है। इसको पंखा झूल रही है और चुपके चुपके रो भी रही। एक तरफ उसको पंखा कर रही है, जब खाना खाता होता है वो पंखा झूलती है उसको, और उसके साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता से जो है वो उसकी रोने की आवाज भी जो है हमको सुनाई देती है। राम साहब को इसके रोने का एहसास नहीं है, हालांकि राम साहब इसकी आवाज सुन रहा है, महसूस कर रहा है, लेकिन उसको एहसास नहीं हो रहा है और वह खाना खाता रहता है। बराबर आवाज को वो सुनता है लेकिन उसका एहसास नहीं होता और बराबर वो खाना खाते रहता है। ये मंजर जो है पेश करने की कोशिश की है। तो यहाँ पर फिर राम साहब क्या कहता है, देखिए अपनी बीवी को कहता है, कहो आज पानी काफी मिल गया। राम साहब किसको कह रहा है, अपनी बीवी से जो एक सवाल कर रहा है, कहो आज पानी काफी मिल गया। फिर भागवती इसका जवाब देती है, अपने शोहर राम साहब का जो जवाब देती है, रूहान सी आवाज में कहती है। रूहान सी आवाज से मुराद यानी रोती हुई आवाज में, बिल्कुल सशक्ति आवाज में वो कहती है, अभी शाम को राम प्रसाद ले आया, बहुत दूर जाना पड़ा, आसपास के कुओं में लाशें पड़ी हैं। इसकी बीवी कहती है, राम प्रसाद जो और किरदार है इस ड्रामे का, उसने जाकर जो है बहुत दूर जाकर जो है कुएं से पानी लाना पड़ा, आसपास के कुओं में बहुत ज्यादा लाशें पड़ी थी, इसीलिए दूर से जाकर जो है वो हमें राम प्रसाद को पानी लाना पड़ा। ये जो है अपने शोहर को वो जवाब दे रही है। फिर राम साहब क्या करे, देखिए राम 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 4 मरतबा वो कहता है, इसकी तरफ देखकर, अरे इसकी तरफ देखकर कहता है राम 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 राम, मगर तुम रो क्यों रही हो। क्या कह रहा है राम साहब क्या कर रहा है, तुम रो क्यों रही है, मुझे ये कहो, ये कह रहा है। फिर भागवती कहती है, मेरा भी मर जाने को जी चाहता है, यानी ये मंजर देखकर मैं भी जो है मरना चाहता हूँ। अब मुझे सहा नहीं जाता, ये जो मंजर है, ये जो खून खराबा है, ये जो जानों से खेला जा रहा है अंग्रेजों के जरिए, मुझे अब देखा नहीं जाता, मैं भी जो है मरना चाहती हूँ, बोलकर अपने शौहर को वो ये कहती है। फिर राम साहब तुम क्यों बैठे बैठे जान से बेजार हो गई हो, यानी राम साहब करता है, तुम ये सब देखकर, मंजर देखकर तुम अपनी जान को जो है क्यों जो है बेजार होकर कर रही हो, ये कहता है। फिर उसके बाद भागवती, क्या बताऊं, भागवती कहती है क्या बताऊं। फिर राम साहब कहता है, परमात्मा का शुक्रिया अदा करो, इतनी बड़ी मुसीबत आई और गुजर गई। कह रहा है अपने भगवान का तुम शुक्रिया अदा करो, इतनी बड़ी मुसीबत आई भी और जल्द से जल्द जो है खत्म भी हो गई, इसका शुक्र अदा करना चाहिए, ये कह रहा है। फिर इसके बाद भागवती कहती है, यानी उसकी जो है आवाज में, उसकी जो है क्या आवाज में आवाज मिलाकर कहती है, बिल्कुल हाँ, ये बिल्कुल जो है दुरुस्त है राम साहब, मगर अभी बहुत चौकस रहना है। कहता है वो अपनी बीवी को, अभी खतरा टला नहीं, हमको बहुत सा अभी जो है चौकस रहना है, देखती रहना, दरवाजे से पहरे वाले ना हटे। यानी अपनी बीवी को जो है वो क्या हिदायत करता है कि भाई हमारे घर के बाहर जो पहरेदार जो ठहरे हुए हैं वो वहां से ना हटे, ताकि जो है दूसरे यानी अंग्रेज हमारे घर पे जो है घुस ना आए। ये जो अपनी बीवी को वो हिदायत करता है। कहता है मगर अभी बहुत चौकस रहना है, यानी अभी बहुत हमको अलर्ट रहना है, देखते रहना, दरवाजे से पहरे वाले ना हटे। फिर भागवती कहती है, नहीं मैं तो बराबर चक्कर लगा रही हूँ, चक्कर लगा रही हूँ से मुराद मैं बराबर मैं जो है गौर कर रही हूँ कि पहरेदार वही है क्या हट गए हैं। तो बहरहाल मैं जो है बिल्कुल जो है क्या है
उसके गौर फिक्र में हो, ये कहती है उसकी बीवी भागवती। फिर देखिए राम साहब क्या कहता है, और कोई अंदर ना आने पाए, मर्द, औरत और बच्चा। यानी ये भी कह रहा है कि भाई कोई जो है अंदर आना नहीं चाहिए, यानी बाहर जो पहरेदार जो ठहरे हुए हैं उनको मुसलसिल वहीं पर जो है निगरानी के लिए लगा दिया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि पहरेदार हट जाए और अंग्रेज हमारे घर में जो है खूब घुस आए और जिसको हम छुपा कर रखे हैं यहाँ पर घर पे, उसका जो पर्दाफाश ना हो जाए, ये कह रहा है। फिर भागवती कहती है नहीं, हुसूर होगा तो मेरा होगा। कह रही है हुसूर अगर होगा तो वो मेरा ही हुसूर होगा। मैं कह दूंगी कि मैंने आपको बताए बगैर किया है। यानी राम साहब अमल का जो किरदार है, वो जो अमल है, वो अपने सर लेना चाहती है भागवती। यानी अगर गलती हो भी गई तो मैं अपनी गलती को मान लूंगी, ये कह रही है कौन, भागवती। मगर ये नहीं हो सकता कि जान पहचान की कोई औरत हो या बच्चा हो, पनाह मांगे और मैं इसको पनाह ना दूं। यानी जान पहचान के कोई जो है बच्चे या कोई औरत आए और घर पे जो है छुपने के लिए अगर दरख्वास्त करे, मैं उनसे इनकार कर दूं, ये मेरा दिल नहीं मानता। बिल्कुल जब कभी जो है वो दरख्वास्त करेंगे घर पे मेरे आने के लिए, तो मैं उनको बिल्कुल जो है बाखुशी जो है मुझे इजाजत मजबूरन देना पड़ेगा, ये कह रही है भागवती। फिर राम साहब क्या कहता है, देखिए भागवती को देर तक गौर से देखकर मालूम होता है कि तुमने मुझे बताए बगैर किसी को घर में छुपा लिया है। कौन कर रहा है, राम साहब अपनी बीवी से कह रहा है। वो गौर से देखकर कहता है मालूम होता है कि तुमने मुझे बताए बगैर, यानी अपनी मेरी बगैर इजाजत के, मेरी इजाजत के बगैर किसी को घर में जो है छुपा लिया है। अब तो हमारी जान परमात्मा की दया से ही बच सकती है। यानी ये बहुत बड़ी मुसीबत को तुमने अपने घर पे छुपा रखा है। अब भगवान ही हमारी मदद कर सकता है और भगवान ही हमको बचा सकता है, बोल के राम साहब ये कह रहा है। तुम्हारा दिल इतना कमजोर है तो तुम मुझे क्यों नहीं बुला लेती हो। कह रहा है कि तुम इतना डर रही हो तो मुझे क्यों नहीं बुला लेती हो, ये राम साहब कहता है। फिर भागवती कहती है मैं चाहती हूं कि आपको मालूम ही ना हो। यानी उनको बताए बगैर वो क्या है, राम साहब को बताए बगैर ही वो अपने घर में लोगों को छुपाना चाहती है। अगर पर्दाफाश हो गया तो वो अपने सर जो है लेना चाहती है वो इल्जाम, ये कहना चाह रही है। फिर राम साहब क्या कहता है, देखिए ये कौन मानेगा कि मेरे घर में आदमी छुपे हुए हैं। यानी कोई मुझ पर शक नहीं करेगा कि भाई हमारे घर में जो है कुछ लोग छुपे हुए हैं, ये कहना चाह रहा है राम साहब। क्या करे, देखिए ये कौन मानेगा कि मेरे घर में आदमी छुपे हुए हैं और मुझे मालूम नहीं। फिर भागवती कहती है आदमी नहीं, लावारिस औरतें और भूखे प्यासे बच्चे। तुम्हें शायद कंफ्यूजन हो रहा है, शायद तुम्हें मालूम नहीं, सिर्फ आदमी ही नहीं बल्कि यहाँ पर लावारिस बच्चे भी जो है छुपे हुए हैं और कुछ मजबूर और भूखे प्यासे खवातीन और बच्चे भी जो है यहाँ पर छुपे हुए हैं, बोल के भागवती कह रही है। फिर राम साहब कहता है किसकी औरतें और किसके बच्चे। पूछता है अपनी बीवी को किसकी औरतें हैं और किसके बच्चे तुमने यहाँ पर अपने घर में छुपा रखे हैं। तो भागवती कहती है ये मैं पूछती ही नहीं हूं। यानी इसका सीधा सीधा जवाब यह है कि यहाँ पर क्या है, मुख्तलिफ जो है कास्ट से, मुख्तलिफ जात से ताल्लुक रखने वाले जो लोग हैं, यानी इसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है और ईसाई भी है। तो इंसानियत के नाते इन तमाम के तमाम जो है ये लोगों को जो है भागवती अपने घर में छुपा रखती है। किससे बचाने के लिए, अंग्रेजों से बचाने के लिए। तो ये बाकायदा फिर हम जो है जारी रखें इस ड्रामे को। फिर राम साहब क्या कहता, देखिए या पूछा है और मुझे बताना नहीं चाहती हो। यानी अपनी बीवी को ये कहता है तमाम के लोग जो छुपे हुए हैं उनके बारे में तुमको शायद मालूमात हो, लेकिन मुझे शायद तुम बताना नहीं चाहती जो है, ये राम साहब कहता है। हमारे मोहल्ले में ऐसे लोग ही है ही नहीं जिन्होंने बगावत में हिस्सा लिया हो। फिर राम साहब ये कह रहा है हमारे मोहल्ले में कुछ ऐसे लोग तो है ही नहीं जिसने अंग्रेजों से बगावत की हो, ऐसे लोग तो यहाँ पर नहीं है। ये औरतें और ये बच्चे तो बाहर से आए होंगे। कह रहा है शायद यहाँ के नहीं होंगे मोहल्ले के, शायद बाहर के आएंगे बोल के ये अपना ख्याल जो है वो जाहिर करता है। भागवती जमीन पर बैठकर और अपना मुंह बंद करके फूट फूट कर रोने लगती है। यानी जैसी जो है राम साहब मल की ये बात सुनती है तो वो नीचे बैठकर फूट फूट कर रोती है। फूट फूट कर रोना यानी बहुत ज्यादा आव बुकार करके जो है रोना कहेंगे। बताओ तो ये है कौन,
फिर अपना जो है राम साहब पूछता है, बताओ तो आखिर ये बच्चे, ये बूढ़े या औरतें, या आखिर ये है कौन जिसको तुमने छुपा रखा है अपने घर में? कभी पूछताछ हो तो मैं जवाब दे सकूं। कहती है, मैंने किसी से कोई सवाल नहीं किया, मैंने ये नहीं पूछा कि तुम कहां से हो आए हो, मैंने ये नहीं पूछा कि तुम किस जो है से ताल्लुक रखते हो, मैंने ये नहीं पूछा कि तुम कहां से आए हो, ये किसी किस्म का कोई जो है सवाल मैंने नहीं किया। तो बहरहाल तो यहां पर क्या कहती है भागवती, जमीन पर बैठकर अपना मुंह बंद करके फूट फूट कर रोने लगती है। बताओ तो है ये कौन? राम साहब पूछता है, कभी पूछताछ तो हो तो मैं जवाब दे दूं। कहती है वो, भागवती सर हिलाती है, अच्छा ना बताओ, खामोशी खामोशी। यानी राम साहब कहता है, ठीक है हम ना बताए तो सही, मैं खामोश रहता हूं। उनके खामोश बढ़ जाता है। जब लड़ाई हो रही थी तो तुम्हारी जुबान पर 3-4 नाम रहा करते थे, जो यहाँ पर यहाँ मौजूद है। बख्त खान की आलो औलाद यहाँ थी ही नहीं, सुधारी सिंह भी बाहर का है। तो राम साहब क्या कहता है, निहार सिंह रुपया वसूल करने आना चाहता तो जमीन तैयार करने तुम्हारे रानी किशन कुंवर से तो ताल्लुकात तो हिंदू औरतों में पहले इसी को भेजता था, मगर क्या मालूम कि रानी बल्लभगढ़ में है या यहाँ। कह रहा है कि भाई शायद ये लोग बाहर से आए होंगे और आसपास के जो तुम्हारे से ताल्लुकात थे लोगों के, वो लोग शायद आए होंगे, ये लोग तो नहीं है, ये कह रहा है। मगर मालूम कि रानी बल्लभगढ़ में है, यहाँ है या यहाँ, बहरहाल जहां भी हो कोई ना कोई इसका पता देगा जरूर। अगर निहार सिंह को पकड़ लिया है तो शायद इसकी तलाश ना करें। तो आइए नाजरीन, अजीज तुलबा व तालिबात, यहाँ ड्रामा आजमाइश का पहला हिस्सा इख्तिताम को पहुंचता है। दूसरा हिस्सा कुछ ही देर के बाद इंशाअल्लाह हम आपकी खिदमत में लेकर हाजिर होंगे। इस सबक के, इस ड्रामा आजमाइश का जो पहला हिस्सा है, उसके सबक के इख्तिताम के बाद हम कुछ सवालात यहाँ पर, सवालात के जवाब देखने की कोशिश करेंगे। जिसमें सबसे पहला सवाल है, मोहम्मद मुजीब किस सन में पैदा हुए? तो इसका जवाब है, मोहम्मद मुजीब 1902 ईस्वी को लखनऊ में पैदा हुए। दूसरा सवाल, मोहम्मद मुजीब ने कितने उर्दू ड्रामे लिखे? जिसका सही जवाब है, मोहम्मद मुजीब ने जुमला 8 उर्दू ड्रामे लिखे, ये उसका जवाब है। अगला सवाल, मोहम्मद मुजीब के 2 मशहूर ड्रामों के नाम बताइए। सवाल पूछा जा रहा है कि भाई मोहम्मद मुजीब के जो 2 मशहूर ड्रामे हैं उनके नाम बताने के लिए सवाल पूछा जा रहा है। तो उसका सही जवाब है, पहला खाना जंगी और दूसरा आजमाइश, इनके 2 मशहूर ड्रामे हैं, ये कहा जा रहा है। उसके बाद हबाया खातून हीरोइन की तलाश किसके लिखे हुए ड्रामे हैं? तो जवाब इसका यह है, इन दोनों के ड्रामे के मुसन्निफ मोहम्मद मुजीब है। ड्रामा आजमाइश का मौजू क्या है? ड्रामा, जवाब कुछ इस तरह है, ड्रामा आजमाइश का मौजू 1857 ईस्वी के अलमनाक तारीखी वाकयात पर मबनी है, जिस तरह मैंने अभी जो है इसका जिक्र किया था। अगला सवाल, राम सहाय और भागवती किस ड्रामे के अहम किरदार हैं? तो जवाब कुछ इस तरह है, राम सहाय और भागवती ड्रामा आजमाइश के जो अहम 2 किरदार है कहा जा रहा है। अगला सवाल देखिए अजीज तुलबा व तालिबात, ड्रामा आजमाइश में कौन कौन से किरदार हैं? जवाब कुछ इस तरह है, राम सहाय, भागवती, सलमा, रानी किशन कुंवर, बख्त खान ड्रामा आजमाइश के अहम किरदार है। तो अजीज तुलबा व तालिबात, मैं यहाँ पर वजाहत करना मुनासिब समझूंगा, जो ड्रामे के नाम यहाँ पर गिनवाए गए हैं वो ड्रामे के नाम जो है इंशाल्लाह अगले जो है सबक में, यानी हिस्सा दुवम और सुवम में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। आप कंफ्यूजन मत कर लीजिए। अगला सवाल यह है कि आपके निसाब में शामिल मोहम्मद मुजीब का लिखा हुआ ड्रामा कौन सा है? आप इसे बखूबी वाक़ई अभी पढ़ चुके हैं और किताब में भी जो है आप देख चुके हैं। जवाब कुछ इस तरह है, हमारे निसाब में शामिल मोहम्मद मुजीब का ड्रामा आजमाइश है, जिसका पहला हिस्सा हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। तो अजीज तलबा व तालिबात, ड्रामा आजमाइश जिसको लिखा है मोहम्मद मुजीब ने, जो बहुत ही मशहूर ड्रामा निगार है, इसका पहला हिस्सा हम इख्तिताम को जो है पहुंचा दिए हैं। इंशाल्लाह दूसरा हिस्सा और तीसरा हिस्सा लेकर आपकी खिदमत में फिर एक मर्तबा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज। अनुदिना